हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मार्वल ने वो घड़ी हमारे मुंह पे फेंक के मारी और उसमें से निकली एंटमैन एंड द वॉस्प और उसकी बेटी। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को और बात करेंगे मार्वल की फ्यूचर में इसकी क्या इंपोर्टेंस होने वाली है। तो मूवी नहीं देखी तो जाकर देख लो, और अगर देख ली और जानना चाहते हो कि ये पोस्ट क्रेडिट में क्या भसड़ हुई है तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप मूवी देखकर आ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, जिसमें हमें पूरी कैंग की सभा देखने को मिली। अब इस पूरी सभा को लीड करने वाले 3 स्पेशल कैंग के ही वेरिएंट है, जिसमें सबसे पहला आता है रामाटूट, फिर स्कारलेट सेंचुरियन, फिर इमोर्टस, जिसे देखकर लगता है कि ये इन बाकी 2 से भी सुप्रीम है। अब ये तीनों बात कर रहे होते हैं उस कैंग की जो बेदखल कर दिया गया था। अब इस सीन को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जरूर से उस किंग की बात कर रहे हैं जिसे एंटमैन ने लास्ट में मार दिया था, पर ऐसा नहीं है। देखो, जब ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं तब इन तीनों में से किसी ने भी किंग का कोई नाम नहीं लिया। अब लेंगे भी किस नाम से, ये सभी भी तो वही है ना। पर फिर भी ये तीनों बात कर रहे होते हैं उसकी जिसे इन्होंने निकाल फेंका था, ना कि क्वांटम रियल्म में कैद कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो एक ही है ना, उसे बेदखल करके क्वांटम रियल्म में फेंक दिया तो ये किसी और की बात कैसे कर सकते। तो अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन को सही से देखा होगा तो जो रामाटूट है वो स्कारलेट सेंचुरियन से कहता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा कि तुम उसे नहीं मार सके, उसे कोई और ही मार गया। अब इस सीन में ये भी नहीं बताया गया कि बेदखल वाले वेरिएंट को किसने मारा। और रामाटूट जिस वे में स्कारलेट सेंचुरियन से कहता है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं किंग का वो वेरिएंट इनकी कैद में था ही नहीं। भले ही इन्होंने उसे मिलकर निकाला जरूर हो, पर वो इनकी कैद में तो बिल्कुल नहीं था। अब एंटमैन मूवी में जब हमें जेनेट और किंग की बैक स्टोरी बताई जाती है क्वांटम रियल्म में, तब किंग जेनेट को बताता है कि उसे यहाँ कैद करने वाले उसी के बाकी वेरिएंट है। अब जरा ध्यान से सोच के देखो, जिस किंग को बाकी वेरिएंट्स ने पूरा पावरलेस करके बेसारा क्वांटम रियल्म में फेंक दिया मरने के लिए, वो जिए या मरे उससे इन तीनों को क्या ही फर्क पड़ेगा। और अगर ये तीनों उसे कैद भी कर सकते थे तो ये उसे मार भी सकते थे। और जो किंग क्वांटम रियल्म में कैद था उस किंग पर इनकी नज़र कभी थी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो मिलकर ही उसे वहाँ फेंका था ना। और अगर क्वांटम रियल्म वाले किंग पर इनकी नज़र होती तो ये बाकी वेरिएंट्स ये भी जान जाती कि क्वांटम रियल्म में रहकर किंग वहाँ से निकलने का प्लान भी बना रहा है। पर इन सब में से किसी को भी ये खबर ही नहीं थी, बल्कि ये तीनों ने तो क्वांटम रियल्म वाले किंग को कब से डेड भी मान लिया होगा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये तीनों क्वांटम रियल्म वाले किंग की बात ही नहीं कर रहे तो भला ये किसकी बात कर रहे हैं। तो जरूर से ये बात कर रहे होंगे ही हू रिमेन्स की। अब जरा लोकी के फर्स्ट सीजन पर नजर मारे तो उसमें ही हू रिमेन्स बताता है कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने वाला वही है। अब लोकी में जो ही हू रिमेन्स था वो इनमें से एक तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो वॉइड में रहते हुए अपनी टाइमलाइन को भी मेंटेन कर रहा था। अब ही हू रिमेन्स को इन्होंने क्यों बेदखल किया इसका रीजन तो हमें नहीं पता, पर जो ही हू रिमेन्स था वो अपने वेरिएंट्स को बनने ही नहीं देता था और उस टाइमलाइन को ही इरेज कर देता था जहाँ उसके वेरिएंट्स होते थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये तीनों किंग के वेरिएंट्स ही हू रिमेन्स को ढूंढ रहे हो जो कि वॉइड में छुपा बैठा था। और ही हू रिमेन्स भी इन सबके लिए खतरा है, क्योंकि ये वो TVA की मदद से पूरे यूनिवर्स को पल भर में ही मिटा सकता था। तो जरूर से इमोर्टस ने ही सबको ऑर्डर दिया हो ही हू रिमेन्स को ढूंढकर खत्म कर देने का, पर उसे तो फिल्म ही मार देती है। इसलिए इमोर्टस भी कहता है उसे हम में से तो किसी ने भी नहीं मारा। और इमोर्टस की चिंता भी यही थी कि ही हू रिमेन्स पूरे मल्टीवर्स को हैंडल करके रखा हुआ था, तो जो उसे मारेगा उसे भी मल्टीवर्स के बारे में सब पता होगा। और तो ही हू रिमेन्स किसी भी यूनिवर्स को पल भर में एग्जिस्टेंस से हटा भी सकता था। तो अगर ही हू रिमेन्स को मारने वाला किंग का वेरिएंट नहीं है तो ये सबसे बड़ा खतरा इन लोगों के लिए ही है, जो कि इमोर्टस अच्छी तरह से जानता भी है। और इसलिए उसने पूरी किंग की आर्मी को बुलाया ताकि वो उसे मिटा सके, जिसने ही हू रिमेन्स को मिटाया। अब ही हू रिमेन्स अपनी मौत खुद ही चाहता था, इसलिए फिल्म भी उसे मार पाई। पर वहीं क्वांटम रियल्म में दिखने वाला किंग उसे तो एंटमैन और वॉस्प ने मिलकर ही पिद्दी बना दिया, और तो ऊपर से खुद इमोर्टस और बाकी वेरिएंट्स ने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो भला बताओ इमोर्टस को सबसे ज्यादा फर्क किस किंग के वेरिएंट के मरने से होगा, उस किंग के जिसे उन्होंने खुद मरने के लिए छोड़ दिया था, या उस किंग से जो अलग डायमेंशन में रहकर किसी भी रियलिटी को पल भर में मिटा सकता है। फिर इस मिड क्रेडिट सीन में इतने सारे किंग के वेरिएंट है जिन्हें गिन पाना भी इम्पॉसिबल है। तो मार्वल शायद ही क्वांटम रियल्म वाले किंग को वापस लाए, क्योंकि अब तो किंग की बहुत सारी वेरायटी है। और अगर आप इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन को देखोगे तो साफ साफ दिखता है कि इनकी आपस में ही नहीं बनती, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जो इमोर्टस है ये इन्हें आपस में बांधे रखता है। और जिस तरह से रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन की आपस में एक दूसरे के लिए जो नफरत है, तो शायद से ये भी एक दूसरे को मिटाने के लिए लड़े। और फिर हमें वो किंग देखने को मिलेगा जो एवेंजर्स से तो लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने वेरिएंट से भी लड़ेंगे। और इस तरह से शुरुआत होगी एक मल्टीवर्सल लेवल की वॉर की। खैर आज के लिए तो बहुत थ्योरी लगा ली, और अब बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।